कोरोना काल में एजुकेशन पे पड़ी मार के बाद जब अब 2021 में स्कूलें खुलना स्टार्ट हो गई हैं, शिक्षाविदों का आना जाना, यानी कि किस तरीके से नए सेशन में बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया हो, इस तरीके से बातें लगातार हो रही हैं। बातें इसलिए हो रही हैं कि कुछ अड़चनें आई हैं जो ऐसा पहले नहीं था, बल्कि कोरोना के दौरान वो उत्पन्न हुए हैं और अब उसके समाधान के लिए बात हो रही है। हालांकि बहुत तरीके की बात लगातार आजकल आम चर्चा में है और इस पे जगह जगह जिक्र होते जा रही हैं। मैं बता दूं कि नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस नीसा के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं। जो समस्याएं स्कूल, पेरेंट्स या फिर दोनों के बीच की कड़ी, आज जब समस्या इनको फेस करनी पड़ रही है तो समाधान क्या देने के लिए जो एजुकेशन लॉबी से जुड़े लोग हैं, शिक्षाविद हैं, समस्याओं का समाधान कैसे हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, जैसा अभी फ़िलहाल देखा जाता है कि एसएलसी टेम्पररी रिकग्नाइजेशन 134A की, इस तरीके के कुछ पॉइंट हैं, मुद्दे हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उस पर बात होंगी कि सर डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी इसको समाधान करने के लिए इनकी संस्था जो निसा के प्रेसिडेंट है, किस तरीके से इनके गाइडेंस में वो काम हो रहा है, समाधान कैसे होगा। सरकार के हस्तक्षेप भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसमें, तो उसको लेके निसा किस तरीके से काम कर रही है, तो हम बात करते हैं। सर पीएनएन में आपका धन्यवाद शफी जी। काफ़ी दिन बाद मुझे लगता है कि अब जब स्कूल खुले हैं, सालों साल तकरीबन 1 साल होने को है स्कूल बंद रहे, अब जब स्कूल खुले तो बहुत सारी समस्याएं भी साथ में आ रही हैं। समाधान के लिए क्या विकल्प है और क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार और शिक्षा मंत्री जी का विशेषकर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बड़ा सकारात्मक स्टेप लेते हुए प्राइमरी शिक्षा को भी खोला, जबकि अभी हमारी मांग पेंडिंग है कि प्लेवे स्कूल्स को भी खोला जाए, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्लेवे स्कूल्स को भी चलाता है। शफी जी, जैसे आपने कहा कि समस्याएं और समाधान, वैसे तो जब हमारा संविधान बना हुआ है और देश पे कानून व्यवस्था भी है, तो मेरा तो ये मानना है कि समस्या रहनी नहीं चाहिए कि जिसके समाधान के लिए हमें चक्कर काटने पड़े। अदरवाइज़ कानून, संविधान और विधायिका जो हमारी सरकार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये बड़ा एक सोचनीय प्रश्न है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी भी राज्य की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक वो आधार है जो देश को एक मजबूत जो है भविष्य प्रदान कर सकता है, और देश के बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और आज शिक्षा का लॉस जो इस दौरान हुआ है, कोविड 22 मार्च से जो अचानक स्कूल लॉकडाउन में गए और अब जाकर ये स्कूल जो है थोड़ा थोड़ा पटरी पे आ रहे हैं, तो इसमें जो दिक्कतें आई, मैं बड़ा बेबाक इसमें कहना चाहूँगा कि इस पे सरकारी निर्देशों का जो है और आदेशों का इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने कहीं, एक तो किसी को अंदाज़ा नहीं था इस तरह की स्थिति आएगी, तो कहीं जो समानता की बात एक प्राइवेट और सरकारी में एक असमानता जो दिखी इसमें, इससे लोगों का दिल भी दुखी हुआ और इससे शिक्षा का भी बहुत नुकसान हुआ। सर हम 1 बाय 1 तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन की फहरिस्त है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ और सबसे मेन बात यह है कि एसोसिएशन जब नेशनल लेवल पे आपकी काम कर रही है निसा, तो हमारे दर्शक या फिर जो इस एसोसिएशन से ना जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षाविद या फिर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, वो जाने एक्चुअल में निसा काम किसके लिए करती है, वो आप जरा डिफाइन। नीसा सबसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करती है, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, और प्राइवेट सेक्टर को सरकार से कहीं सहयोग नहीं मिलता, इसलिए वो अपने क्वालिटी के प्रोग्राम चलाती है। और जो कठिनाइयाँ प्राइवेट स्कूल्स को आती हैं उसको उठाने के लिए एडवोकेसी भी करती है, ताकि कोई कठिनाई ना आए। और आपने हमारा नारा देखा होगा, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। जैसे शिक्षा, बच्चे की शिक्षा, और सुरक्षा, हम बच्चे की सुरक्षा और टीचर की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी काम करते हैं, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी कि शिक्षक को एक सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए, उसके लिए भी निसा काम करती है। बात करें फरीदाबाद में, जब निसा अपने लेवल पे, आप लोग नेशनल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन इसका दायरा बड़ा महदूद कर दिया गया है, क्योंकि फरीदाबाद में या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशंस हैं,
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं, पर उनकी भी एक तरीके से मांग है कि हम एक बैनर के तले क्यों नहीं आ पाते हैं। क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो सारे जो यहाँ पे अलग अलग अपना एसोसिएशन बना के चल रहे हैं एक ही बैनर के तले काम करें। जैसे हम अगर एग्जांपल के तौर पे कहें तो मेडिकल एसोसिएशन की IMA की टीम है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या एक बैनर के तले नहीं बन सकता है? देखिए, नीसा उसी का एक प्रयास है। नीसा एक नेशनल फेडरेशन है जिसमें 22 स्टेट्स की 52 एसोसिएशन को इकट्ठा किया गया है और दिन प्रतिदिन इसमें एसोसिएशंस बढ़ती जा रही है। ये एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है जिसपे CBSE एसोसिएशन भी हैं, स्टेट एसोसिएशन भी है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की एसोसिएशन भी है, प्लेवे स्कूल्स भी हैं। तो ये ओवरऑल एक अम्ब्रेला है। ऐसे स्टेट में भी जो हमारी फेडरेशन है उसके अंदर भी 19 ज़िलों के जो एसोसिएशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं और एसोसिएशंस को भी जोड़ने का प्रयास है। जो एसोसिएशन नहीं जुड़ी हैं उनका उद्देश्य भी स्कूलों के लिए प्रादेशिक स्तर पर काम करना है। नीसा राष्ट्रीय स्तर पर जुड़कर सभी को एक अम्ब्रेला प्रदान कर रही है और धीरे धीरे इनको और संगठित करने का प्रयास कर रही है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग ये कह रहे हैं जो अदर एसोसिएशन चला रहे हैं, तो वो कहते हैं कि निसा जो है थोड़ा लेट में काम करती है, हालांकि मेरी जो संस्था है वो फास्ट काम करते हैं। इसका कोटेड भी किया गया है फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ ऐसे टॉपिक रहे, इशूज़ रहे जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया और उस पर निसा ने तकरीबन 1 महीने के डिफरेंट पे सेम क्वेश्चन सेम अपना क्वेरीज राइज अप किया उठाया है। देखिए, ऐसे कोई भी एसोसिएशन से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नीसा की प्रतिक्रिया तुरंत होती है। मैं ये कहूँगा, मैं किसी को कम और ज़्यादा आंकड़े में विश्वास नहीं करता। कोई भी नीसा के जो केस भी हैं कोर्ट के अंदर या वैसे भी एडवोकेसी, अगर कोई राइट टू एजुकेशन में RTI के लेटर्स डालकर पता कर ले कि किस एसोसिएशन ने कितनी पैरवी की है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि मेरा मकसद किसी को भी छोटा या पीछे दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा कहता है तो उसको भी नहीं कहना चाहिए। और मैं, आप पत्रकार हैं, आप एक RTI डालकर इसका पूरा ज्ञान ले सकते हैं कि किस एसोसिएशन ने कितना कार्य किया है, सरकार की नज़रों में उसका क्या महत्व है और कितने कोर्ट केसेस किस किस एसोसिएशन ने फाइल किए हैं। तो आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी एसोसिएशन बहुत त्वरितता से बड़ी तेज़ी से काम करती है। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ये तो जो है आजकल हर चीज़ पता लगाई जा सकती है, आप पता लगा सकते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सारे स्कूल्स बंद थे, स्कूल के अंदर कोई जा भी नहीं सकता था, स्कूल लॉकडाउन थे, तो आप वो लेटर चेक कर लीजिए। होम सेक्रेटरी विजय वर्धन जी का लेटर फेडरेशन को मेंशन किए हुए है कि फेडरेशन की रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक खोले जाएं। तो वो उनके नाम से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक खुले थे। जब अब प्राइमरी स्कूल्स भी खुले हैं तो उसमें भी नीसा का एक बहुत बड़ा 2 दिन पहले मंत्री जी से मिल के जो है आग्रह करके और उसके ऑर्डर करवाए गए। और उसके बाद भी आप TV वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मंत्री जी से यह भी कहलवाया गया कि इंटरव्यू, मुख्यमंत्री के साथ भी फेडरेशन की मिलकर जो है इंटरव्यूज़ आई। तो और मैं फिर भी कहूँगा कि हमारे हर साथी को मैं इसका श्रेय दूंगा। मैं किसी से कंपटीशन करने की फेवर में नहीं हूँ। हर एक का सहयोग ने, सबने काम किया है। किसी को भी पीछे कहना ना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना हमारा उद्देश्य है। लेकिन मैंने फेडरेशन का आपने एक सबूत मांगा तो मैंने कहा आप सबूत, और बाकी आप RTI से भी अगर सबूत मांगे तो शायद हज़ारों लेटर्स आपको फेडरेशन के मिलेंगे। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बन रही है तो आप उस पर भी पूछ लीजिए कि उस पर कौन सी एसोसिएशन सक्रिय होकर साथ काम कर रही है, तो वो भी आपको RTI में जवाब मिल जाएगा कि 3 कमेटियों में फेडरेशन मेंबर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी। तो आप बाकी एसोसिएशन से ही पूछ सकते हैं भी आपका कहाँ पर रोल है और आप कोई सबूत दिखाएं। वैसे तो मुझे लगता है कि हम सब एक हैं, कि किसी से सबूत मैं नहीं मांगना चाहता, चाहे बल्लभगढ़ की एसोसिएशन है, चाहे फरीदाबाद की है, चाहे अम्बाला की है। वी आर ऑल टुगेदर वन। सबके प्रयास हैं और मैं हमेशा सबके प्रयासों में ही विश्वास रखता हूँ और सबको इसका श्रेय भी देता हूँ। अब अगर हम बात करें SLC को लेकर, टेम्परेरी रिकॉग्नाइजेशन को लेके, उसके बाद से न्यू जो सेशन की बात हो रही है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो लगातार चर्चा हो रही हैं। पीछे फरीदाबाद में कुछ मीटिंग भी हुई है, आपके अलग अलग साथी शिक्षाविदों ने करा है, लेकिन इस पे कहाँ अभी अटक रही है बात, क्यों नहीं बात? देखो, SLC का जो अभी ऑर्डर आया वो अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द एक्ट है। ये सरकार को 2-4 दिन के अंदर वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको लेकर जो है कोर्ट में भी प्रतिक्रिया अपनी दे चुके हैं, कोर्ट में भी इसकी एप्लीकेशन लगा चुके हैं। और सरकार, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उनको एक पत्र भी आज जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है। इसको वापस अगर ये नहीं होगा तो कोर्ट से स्टे होगा।
ये अंडरस्टूड है, क्योंकि एक्ट हमें पावर देता है एसएलसी की, और एसएलसी के विदाउट अगर एडमिशन होती है तो फिर एमएस पोर्टल की क्या ज़रूरत है, इस कानून की क्या ज़रूरत है, फिर तो सारे ढांचे की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारे ढांचे को चरमरा देगा, इसलिए तुरंत इसमें कहीं ना कहीं गलती से ये निकला है मेरा ख्याल है। ये वापस हो जाएगा 2-4 दिन में, लंबी चौड़ी इस पर जो है वो नहीं होगी। ये तो रही बात सरकारी ताना बाना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सरकार को लेके, आपके जो भी आपने इसके लिए कोर्ट में भी आप चक्कर लगा रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया हुआ है, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अपना सेटिंग बैठा ले रहे हैं बगैर एसएलसी की, बगैर उसके भी वो एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए, कानून को हर किसी को और सिस्टम को सख्ती से मानना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल, विदाउट एसएलसी एडमिशन नहीं करना चाहिए। और आने वाला टाइम बड़ा डिजिटल टाइम है, जो लोग इस तरह की मल प्रैक्टिसेस करेंगे वो कहीं ना कहीं फिर उनको दिक्कतें पेश आएंगी। तो इस तरह की दिक्कतें प्राइवेट स्कूल्स को नहीं करनी चाहिए और सरकार को भी नहीं करनी चाहिए। और मैं सरकार को भी ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरह के तो फिर ना लोग यूडाइस भरेंगे, ना कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर हम अपना डाटा देते हैं तो इस तरह की सौतेला व्यवहार करके इस तरह का गैर कानूनी काम कर सकती है। और मुझे पूरा यकीन है हमारे शिक्षा मंत्री इसको तुरंत वापस लेंगे, क्योंकि वो समानता की आंख से इसको देखते हैं। और आपने एक टेम्परेरी रिकॉग्निशन की भी बात की थी कि बहुत सारे स्कूल अभी टेम्परेरी रिकॉग्नाइज्ड हैं और वो मान्यता नहीं ले पाए। कारण क्या है कि रूल्स वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें भी हमारी सरकार से जो बात चली थी उसमें फाइल सीएम लेवल पर पेंडिंग है, जिसमें नियमों में शीघ्र और राहत मिलने की संभावना है, जिसमें काफ़ी जगह में और रियायत मिलेगी, जिससे प्रदेश के हमें लग रहा है कि 80% तक स्कूल जो है वो मान्यता प्राप्त कर लेंगे। और बाकी जो स्कूल्स हैं उनको अपनी ज़मीन को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, और शीघ्र जब तक ये रियायतें आती हैं अपनी जगह को बढ़ाएं, ताकि 100 के 100% हमारे स्कूलों की मांग है कि वो मान्यता प्राप्त कर सकें। स्कूल की तरफ से हमारे पास से एक और ऐसे क्वेरीज है 134A को लेके कि उस पर भी आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी संस्था की। देखो, 134 में पहले सरकार ने बिल्कुल पैसा नहीं रखा था, और ये था उस पर नियम के 25% बच्चे पढ़ाने और 75% पे उसका डेफिसिट बोझ डाला जा सकता है, जो हमने विरोध किया था कांग्रेस सरकार के टाइम पे। तो वो 75% की लाइन भी हटी और 25% से उसको 10% भी फेडरेशन का अहम उसमें रोल था, जिसपे स्ट्राइक्स की गई और वो वापस करवाया गया। और उसके बाद इस पर पैसा भी निश्चित कराया गया, लेकिन सरकार ने अभी बहुत ही कम 2015 से अभी तक हमारा अरबों रुपया जो है पेंडिंग है। तो हमने कोर्ट में भी इसको लेकर केस डाला, जिसपे हम जीत चुके हैं और उस पर यह फैसला हो चुका है कि जो सरकार के स्कूल के बच्चे पर जो खर्चा आता है और जो प्राइवेट स्कूल की विच एवर लेस फीस होगी तो वो सरकार को पे करनी है। तो सरकार ने उस पर भी पे नहीं किया, तो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला हुआ है। तो ये कोर्ट में प्रतिक्रिया, और सरकार पर भी हम पूरा दबाव बना रहे हैं कि वो कानून सम्मत फैसला लेते हुए हमारे सारे पैसे को अदा करें। अदरवाइज़ हमने ये भी अब मंत्री जी को आज लेटर लिख रहे हैं कि अगर आपने पैसा नहीं दिया हमारा 5 साल का, तो कोरोना की वजह से भी हम वित्तीय संकट में हैं, तो अगले साल शायद हम 134 वालों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे, और उसकी जिम्मेदार पूर्णता राज्य सरकार होगी, क्योंकि वित्तीय घाटे में हम स्कूलों को नहीं चला सकते। ये स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। हमारी मंत्री जी से फिर पूरी उम्मीदें और अपील है, और मुख्यमंत्री से भी अपील है कि या तो 134 को वो ख़त्म करें, अगर वो पैसा नहीं दे सकते जनता को साफ बात बताएं, अदरवाइज़ हमारा पूरा कानून सम्मत पैसा दें। हम किसी बच्चे को एडमिशन देने से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम बच्चों को शायद इस बार दाखिला ना दे पाएँ। बात आप करते हैं निशा का, और मुझे लगता है कि निशा की जब लगातार हम बात कर रहे हैं तो सर इसमें कोरोना काल के टाइम में आपकी संस्था तो किस तरीके से पेरेंट्स की मददगार साबित हुई? कुछ छूट दिए हों, कुछ रियायत हुआ है तो पेरेंट्स भी जान लें, क्योंकि अभी तक तो जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो कहीं ना कहीं आप जो संस्था को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, लेकिन पेरेंट्स को क्या आप लोगों ने सहूलियत दी? देखो, सबसे पहले हमने एक क्वालिटी एजुकेशन के अपने प्रोग्राम बनाए, और जो स्कूल डिजिटल एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे उनको तुरंत वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाए, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, क्योंकि ज़्यादातर छोटे स्कूलों में ये दिक्कत आ रही थी। उसके बाद हमने ऐसे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हो गए थे,
उनकी नौकरियां चली गई थी। हमने ऐसे 10-15 टीचर्स को चिन्हित किया हिंदुस्तान में, जिन्होंने सब्जी बेचनी शुरू कर दी थी, नारियल बेचना शुरू कर दिया था, मनरेगा में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। उनको अपनी तरफ से, अपनी संस्था से हमने 15-15 एजुकेशन केयर फंड बनाया और 15-15 हज़ार रुपये उनको हमने आर्थिक मदद अपनी नीसा के साथ की। ऐसे ही कुछ गरीब बच्चे थे जिनके पास मोबाइल्स नहीं थे, तो हमने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर लिमिटेड रिसोर्सेज से उनको भी एक पहल की और उनको मोबाइल प्रोवाइड किए। जैसे आपने देखा होगा, जब हमने बोलना शुरू किया तो सरकार ने भी टैबलेट और ऐसी स्कीमें शुरू की। तो नीसा ने भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि उनके लोगों के पास फीस नहीं आ रही थी, और नीसा ने ये भी आह्वान किया कि कोई भी टीचर और कोई भी बच्चा अगर नीसा को अप्रोच करेगा तो उसकी नीसा आर्थिक भी मदद करेगी, और इतनों की हमने की भी। मुझे लगता है कि जब निशा की इस तरीके की सहूलियतें जो लोगों को कोरोना टाइम में प्रदान किया गया, लेकिन ऐसा भी तो आता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने का सेंस ये है कि अभिभावक एकता मंच जैसे फल फूल रहे हैं। क्यों ना निशा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करे कि जिसका किसी का कंप्लेन है किसी भी तरीके का, वो आपके लॉबी में, आपके उसमें आके कहीं संस्था हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोई इंतजाम हो, वहाँ के कंप्लेन करे, वहाँ पे उसकी शिकायत दूर हो। देखिए, नीसा में भी अगर कोई सकारात्मक तरीके से हमें बात कहता है अभिभावक, तो हम उसके साथ हैं। अगर कोई बायस्ड होकर बात करता है तो बहुत सारे लोग जो है इस समय उन्होंने अपने मंच बनाकर और उस तरह की बातें भी फैलाई जिससे शिक्षा का नुकसान हुआ। आपने शफी जी देखा होगा कि बड़े स्कूलों को अब भी पूरी फीस पहुंची और वो उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसका मतलब उनके अभिभावक उनके साथ नहीं थे। प्रभावित कौन हुआ? गरीब अभिभावक और गरीब अभिभावक का स्कूल। तो क्या उन बड़े अभिभावकों ने गरीब अभिभावकों के लिए भी कोई मुहिम चलाई और सरकार से मांग की कि इन गरीब अभिभावकों की आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए? सिर्फ अपनी सोच लेना और अपना ही स्वार्थित करना। और उन स्कूलों में आप चेक कर लीजिएगा कि जितने भी बड़े स्कूल हैं जिनकी 50,000 से 1 लाख रुपए फीस होगी, उनकी टोटल फीस कवर हो चुकी है, उनके अभिभावकों ने दी है पूरा साल। तो किसके खिलाफ वो आंदोलन था? नुकसान किसको हुआ? मेरा क्वेश्चन ये था कि सहायता अगर चाहे कोई, किसी भी तरीके के पेरेंट्स, वो सहायता अगर चाहे तो आपके पास क्या कोई ऐसा इंतजाम है जिसके जरिए आप तक? बिल्कुल, मैंने कहा था अगर कोई अभिभावक बहुत गरीब है और वो अपने बच्चे को कोई मदद नहीं कर पा रहा, मैंने कहा नीसा एजुकेशन केयर फंड बनाया है, तो वो उससे अप्रोच कर सकता है, नीसा उसकी मदद करेगा। हमारे पास ऐसे कुछ अभिभावकों की अप्रोच आई जब हमने कहा कि हम जब मदद करेंगे, क्योंकि मदद जो देंगे तो हमें बताना भी पड़ेगा, तो अभिभावक सामने आकर मदद लेने को तैयार नहीं था। हमने स्कूल्स में भी कहा कि अगर कोई अभिभावक ऐसी स्थिति में है तो वो अपनी एप्लीकेशन तो लिखे ना कि मैं फ़ीस देने की स्थिति में नहीं हूँ, और स्कूल संचालक उसको उसकी मदद करेगा। लेकिन ना इस तरह की एप्लीकेशन आई, और नीसा ने भी इनवाइट किया था कि अगर कोई इस तरह का अभिभावक है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा हम उसको ज्ञान देने के लिए भी तैयार हैं कि आपको कहाँ अप्रोच करना चाहिए। तो अभिभावक हमसे संपर्क कर सकते हैं, अभी भी संपर्क कर सकते हैं। नीसा की वेबसाइट बिल्कुल ओपन है, nisaindia.org पे वो अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। नीसा का बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है, वहाँ पर वो डाल सकते हैं। ट्विटर पे वो ट्वीट करके नीसा को टैग कर सकते हैं ताकि उनकी बात हमारे तक पहुँचे, और हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।